आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप तो जानती हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्ज़ाम में। करीब 15 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। और पिछली बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे। तो चलिए लगाते हैं, ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। ओके। और नीति निर्देशक का जितना भी क्वेश्चन बनता था मैं इसमें पूरा कलेक्शन लाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ओके। और नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 है। 51 है। और किस भाग में है। तो भाग 4 में है। ओके। और इसमें क्या और बताना है। चलिए हो गया, इतना तो काफ़ी है। और हाँ, ये जो मूल कर्तव्य जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड की संविधान से लिए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये समान सा परिचय था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन ए उद्देश्य का, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो बताएं कि क्या होगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है। तो नीति निर्देशक तत्व में है। 7वीं अनुसूची में तो 3 सूची दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके। और मूल अधिकार तो पता है, प्रीवियस वीडियो में आपको हम पूरा बता चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं कि ये जो है 12 से 36 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है। उद्देश्य का तो आपको पता है, संविधान की आत्मा है ये। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही देखना है। तो पहला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है कि इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आंसर बताएं इसका क्या होगा। परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। इसे न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे 51 तक। ओके। 51 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। तो 51 तक जो प्रावधान किए गए हैं ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है कि मूल अधिकार का जब अधिकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, उच्च न्यायालय जाते हैं और रिट दायर करके अपने मूल अधिकार को वापस लेते हैं। परंतु यदि राज्य के द्वारा इन जो नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रावधान दिए गए हैं यदि इनका क्रियान्वयन नहीं करता है कोई राज्य तो हम न्यायालय नहीं जाएंगे उसके क्रियान्वयन के लिए। ओके। रीट दायर नहीं कर सकते। इसके नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दिए गए उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते और उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ओके। तो ऑप्शन सी होगा इसमें। ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है किसमें है। तो संविधान के उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के प्रावधान किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व में। ओके। अनुच्छेद 51 में। देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए उद्देश्य का और मूल अधिकार में, ऑप्शन बी उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और डी है ऑप्शन सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ओके। उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है आर्थिक न्याय की बात।
ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, 6, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही है? ऑप्शन पहले में देखिए कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता रखी गई है। दूसरे में है कि ग्राम पंचायतों का संगठित करना। तीसरे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। और चौथे में है कि सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ऑप्शन ए 1, 2, 4, ऑप्शन बी 2, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें कि आंसर क्या होगा? गांधीवादी सिद्धांत। ओके, तो गांधीवादी सिद्धांत में होगा इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में किया गया है। उसके बाद देखिए सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर किया गया है। ओके, तो ये होगा ऑप्शन 2 और 4 होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों में जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। ओके, सिद्धांतों के अनुसार बांटा गया है। तो पहला जो सिद्धांत है वो समाजवादी सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा जो है वो गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरे जो है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत है। ओके, उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत में इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये याद कर लीजिएगा। तो 38 है, 39 है, 39 का ए है। ओके, 39 का ए, और 41 है, 42 है, 43 है, 43 का ए है, और 47 है। ओके, 47 है। ये जो है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत इतने सारे अनुच्छेद आते हैं। और सेकंड देखिए कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन से आते हैं? गांधीवादी सिद्धांत, तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो आएंगे वो 40 आते हैं, 43 का बी, और फिर 46 आएंगे, 46 के बाद 47, और उसके बाद 48 आएंगे। ओके, ये गांधीवादी सिद्धांत का अर्थ ये होगा कि गांधी जी के जो विचार हैं उससे ये मेल खाते हैं, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उनके जो विचार हैं, उनके आदर्श हैं, उनको मूर्त रूप प्रदान किया है कि राज्य को कभी भी उचित समझे तो इन सिद्धांतों को राज्य में इसे लागू करे। ठीक है, अब उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं तो देख ले कि उदार बौद्धिक सिद्धांतों में आते हैं 44 आएंगे, 45 आएंगे, 48 आएंगे, 48 का ए, और 49, 50 और 51 आएंगे। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा। और इसका आंसर तो आपको पता हो गया, ऑप्शन बी होगा। ओके, सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही ढूंढना है। तो पहले में है कि मौलिक अधिकार रचनीय नहीं है, इसलिए इन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित करके घटाया या निरस्त किया जा सकता है। दूसरे में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत प्रकृति के हैं। तो इसमें आंसर बताएं क्या होगा? आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा। ओके, सॉरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा। ओके, ये तो गलत है क्योंकि साधारण बहुमत नहीं विशेष बहुमत होता है, और ये तो सही है, गैर न्यायसंगत प्रकृति के हैं। ओके, हम आपको पहले बता चुके हैं, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में कि ये केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश है। दूसरे में कि गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी उदार विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ओके, हाँ, एक चीज़ ये जान लीजिए कि ये केवल जो है ना, केवल वर्ड ये गलत है।
विधायी मामलों में नहीं बल्कि और भी मामले हैं जैसे प्रशासनिक है, कार्यकाली है, तो इस सब के संदर्भ में ये राज्य को संवैधानिक निर्देश देते हैं, केवल विधायी मामले में नहीं। और ये तो सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में जो अंतर है उसको कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो अच्छा वर्णन करता है, तो बताएं। तो आप पढ़िए इसको कि ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक है। ये तो गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है राज्यों के लिए और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सकारात्मक है। मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी मान्यता प्राप्त है। ये तो गलत है। ऑप्शन सी में है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ओके, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये तो सही है, ओके। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण की बात करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण की बात करता है, तो ये सही है, ऑप्शन सी सही है। और दोनों में अंतर देख लीजिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार में पहले देख लेते हैं कि ये नकारात्मक अधिकार हैं क्योंकि इसमें से कुछ राज्यों के प्राधिकार को सीमित करते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार जो है वो राज्यों के विरुद्ध और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ये लागू होता है। नीति निर्देशक तत्व में देखिए कि ये सकारात्मक अधिकार है क्योंकि सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है, ओके। और मौलिक अधिकार में देखिए कि इन अधिकारों के साथ कानूनी प्रतिबंध हैं, इन अधिकारों के साथ नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध जुड़े हैं। ये अधिकार व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है, ओके, कल्याण की बात करता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत तथा व्यक्तिवादी अधिकार कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व में कहते हैं कि ये अधिकार समाज कल्याण की बात करता है, इसलिए इसे समाजवादी अधिकार कहते हैं। और इन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और ये स्वतः लागू होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात है कि इसके कार्यान्वयन के लिए लागू करने की आवश्यकता होती है, कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि ये स्वतः लागू नहीं होती। इसीलिए कोई भी काम जैसे कि ग्रामीण उद्योग की स्थापना करना या कुटीर उद्योग की स्थापना करना, सहकारी उद्योग की स्थापना करना, ये सब स्थापना के लिए एक कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि मनरेगा जो है, मनरेगा योजना जब आया 100 दिन की गारंटी योजना के तहत जो आया है, तो वो भी एक कानून के तहत आया है, ओके। इसे राज्य के द्वारा लागू करवाया जाता है, ना कि ये स्वतः लागू होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। आपको याद होगा तो ये बन जाएगा, ये भी शामिल है, ओके। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, ये भी है शामिल। समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा, ये भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी, ओके। आप सबका अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मौलिक अधिकार है। दूसरे में देखिए कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ओके। क्योंकि आपको तो ये पता है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार तो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ओके। निःशुल्क सहायता जो है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है वो नीति निर्देशक तत्व में है, ना है, ओके। नालसा का गठन इसी के तहत हुआ है 1987 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो पहले में कि प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन्य झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना। दूसरे में कि प्रारंभिक
देख रेख तथा जब तक कि सभी बालक 6 वर्ष की आयु पूरी न कर ले तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपको मूल कर्तव्य याद होगा तो ये मूल कर्तव्य का भाग है। ठीक है, कितना 51 ए का जी के अंतर्गत ये शामिल है। ओके, और ये तो सही है। इसमें ये याद करिएगा कि ऑप्शन भी 6 से 14 वर्ष देता है, तो ये क्या है? प्रारंभिक बाल शैशवावस्था से 6 वर्ष। ओके, तो ये अंतर करने के लिए पूछेगा, कन्फ्यूजन यही करेगा। ओके, 6 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता है? पहले में देखिए कि ये भारतीय संघ की सभी प्राधिकृत क्षेत्रों के लिए निर्देशों के दस्तावेज के समान है। दूसरा है कि यह न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन है। तीसरे में कि यह नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक हैं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जोड़ा गया? ओके, तो पहले में है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को न्यूनतम करना। दूसरे में कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों सुरक्षित करना। तीसरे में न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धन को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। तो सबसे पहला है कि 2 जोड़ा गया और 3 जोड़ा गया। निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 ए में है। ओके, और बच्चों के साथ में 39 है, और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता 38। ओके, तो ये जो है, ये प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। ओके, ऑप्शन बी। अब इसमें देख लेते हैं कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल सूची में 4 नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। पहले में है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 का एफ है, और न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, 39 का ए। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, 43 का ए। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, 48 का ए। और वर्ष 1900, हाँ, अब ये जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है। टफ क्वेश्चन हो बना तो इससे आएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ये जरूर याद कर लिए कि 44वें संविधान संशोधन 78 में आया है, 42वें 1976 में आया है। तो शामिल किया गया 44वें के अंतर्गत क्या? तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, न्यूनतम करना। ओके, अनुच्छेद 38 के तहत। तो इस 38 लाया गया 44वें के तहत। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों की स्थापना किया गया है। किसमें दिया गया है? तो 43 का बी किया गया है। ओके, 43 का बी किया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। दूसरे में कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की अपेक्षा रखता है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ये दोनों की बात करता है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है? ओके, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? पहले में है कि राज्य कार्यपालिका, दूसरे में है राज्य विधायिका, तीसरे में है संघ कार्यपालिका, और चौथे में है जीवन बीमा निगम। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, जीवन बीमा निगम। हालांकि ये भी होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के जो दायरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन डी होगा। ओके, ये तो आपको पता ही है पहले से, और ये भी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक तथा अवैध घोषित नहीं कर सकती है। दूसरा है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का उच्चतर है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पता है कि ये तो पढ़े हैं आप
कि असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता। ओके, अब मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का उच्चतर है, मेनका गांधी बाद में कहा गया है। ओके, तो ऑप्शन सी होगा। ओके, दोनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको अनुच्छेद अगर याद है तो आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये तो शामिल है, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य का भाग है और ये भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, विकास करना, ये जो है मूल कर्तव्य में शामिल है। तो क्या होगा इसमें, क्या कह रहे हैं, सम्मिलित नहीं है, तो 3 और 4 होगा। 3 और 4 ऑप्शन सी होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्न से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहले में है कि समान कार्य के लिए समान भुगतान, दूसरे में है कि ग्राम पंचायतों का गठन, तीसरे में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं कि समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आपको बताए हैं कि समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत 38, 39 का ए, 41, 42, 43 का ए और 47। ओके, तो आप बताएं। तो समान कार्य के लिए समान भुगतान आप ये होगा। ओके, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये ग्राम पंचायत तो ये गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांत। ओके, और ये जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों से संबंधित है, 44 अनुच्छेद। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा डिवाइड करके। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है। तो इसका आंसर आप बताएं, अनुच्छेद याद है तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में समाजवादी है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, समाजवादी है, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत तो पता हो गया ना, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सब है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। पहले में है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, केवल। दूसरे में है कि मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो बताएं इसमें आंसर क्या होगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व केवल सामाजिक बात नहीं बल्कि ये लोकतांत्रिक क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकार जो है समुदाय के कल्याण की बात नहीं बल्कि व्यक्ति की बात करता है, व्यक्ति के कल्याण की बात करता है। ओके, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो समुदाय के कल्याण की बात करता है। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, और ये तो इसका आंसर तो आपको पता होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में। ओके, समान नागरिक संहिता तो आपको पता है कि जिस तरीके से फौजदारी न्यायालय के लिए, फौजदारी कानून के लिए सभी समुदायों के लिए समान कानून बने हैं, फौजदारी के लिए सभी कानून सभी वर्गों के लिए समान कानून बनाए गए हैं। उसी तरीके से सिविल कानूनों के लिए जैसे संपत्ति हो गया, उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून है उसके लिए एक समान कानून बनाने की बात चल रही है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कोई भी समुदाय किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो उसके लिए समान रूप से सिविल कोड बनाए जाएंगे। ओके, तो ये इसकी बात कर रहा है। फौजदारी के लिए तो संपूर्ण भारत में एक जैसा कानून है, परंतु सिविल के लिए समान कानून नहीं बने हैं। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और समान नागरिक संहिता जो है वो पूरे भारत में एक ही स्टेट में लागू है, वो है गोवा में। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दूसरे में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड संविधान से ली गई है। तीसरे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। 26 का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कानून संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ओके, और वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 नालसा का गठन किया गया। तो ये सभी होगा, ओके, इसका आंसर सभी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही देखना है। पहले में है कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। तीसरे में कि यह सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत हैं। तो ये पहले नंबर क्वेश्चन का ये आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा, क्योंकि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहले है कि यह सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। दूसरा है कि यह विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने के लिए लोक अदालतों का संचालन करता है। तीसरा है कि नीतियों एवं निर्देशों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई है। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। लोक अदालत, ये इंपॉर्टेंट है, लोक अदालत अधिनियम 2008, ओके, ये याद रखिएगा। तो नालसा का गठन, ये नालसा इसको बोलते हैं, नालसा, और नालसा की स्थापना जो हुआ है वो 1987 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। और नालसा का गठन यह जो है, नालसा का गठन जो है वो अनुच्छेद 39 के एक क्रियान्वयन के लिए लागू किया गया है, जिसमें सभी को है कि सभी लोगों को समान विधिक सहायता का उपबंध करना है, ठीक है। तो उसके समान मतलब सभी लोगों को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराना है, तो इसके अंतर्गत किया गया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में समान नागरिक संहिता का उपबंध मौजूद है। तो इसका आंसर जो बताएं, वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद, ओके। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध शामिल नहीं है। ऑप्शन ए काम पाने का अधिकार, ऑप्शन बी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, और सी में है कि भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और समान भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, और डी में है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। उपबंध नहीं है किसमें, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध से नहीं है, तो ये तो है, ये भी है, ओके। ये ध्यान रखिएगा 6 वर्ष, यहाँ 6 से 14 वर्ष दे देता है, इस पर ध्यान रखिएगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये मूल कर्तव्य का पाठ है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, ओके। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। इसको देख के बताएं इसका आंसर क्या होगा। 44 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ये तो पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ये मूल अधिकार का पार्ट नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। तो ए होगा ऑप्शन ए, ओके। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो पहला बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन,
ऑप्शन बी उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ऑप्शन सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी में है श्रमिकों के निर्वहन योग्यता, वेतन, काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सहयोग। तो इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसका और किस अनुच्छेद में? तो 43 का ए। ओके। और सहकारी समिति 43 का बी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है बताएं? ये शामिल है, ये शामिल है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, पशुओं को मारने पर रोक। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और इसका अनुच्छेद सब याद कर लीजिएगा। 34 देखिए कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत करना चाहिए, मतलब कार्य करना चाहिए। बी विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतर के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। सी है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। ऑप्शन डी कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक समानता से अभिप्राय है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी पे निर्बंधन करते हैं क्या? किसी के कार्य पे रोक करते हैं? ये तो मूल कर्तव्य करते हैं, राज्य पे रोक करते हैं, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की सहभागिता, श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित कौन कौन सा देखिए 36 में है कि ऑप्शन ए में देखिए यहाँ 36 में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर राज्य की परिभाषा किया गया है। तो है क्या 36 में? हाँ, राज्य की परिभाषा दिया गया है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन करना है। ठीक है, संगठन। 42 में क्या? प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ये भी सही है। और 46 में क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध किया गया है। तो ये तो एक ए बी सी और डी ये सब सुमेलित है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। और इसमें देखिए 38 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है रचना करना। 44 में क्या है? ये आपको याद होगा। तो ये समान। ओके, और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संबंधी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। और 49 जो है राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित प्रावधान। तो इसमें से सुमेलित है कौन सा? तो ऑप्शन डी है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं मूल कर्तव्य लाऊंगी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं पूरा कंपाइल करूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।